एडम स्मिथ के बारे में लोगों को जो तासुर मिला हुआ है, जो इम्प्रेशन मिला हुआ है, वो मेरा ख्याल है इस वजह से है कि दे रीड मे बी वन पैसेज, वन पैराग्राफ और टू पैराग्राफ, बिकॉज वो एक ऐसा पैराग्राफ है, वो जो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट वाला पैराग्राफ है, वो हर जगह कोट होता है और उसकी किताब इतनी मोटी है, वो पूरी किताब तो कोई बैठ के पढ़ता नहीं है। तो एक इम्प्रेशन सा बन जाता है एडम स्मिथ के बारे में, जैसे कि वो बहुत ही खूंख्वार किस्म का, प्रो कैपिटलिस्ट किस्म का बंदा है, जो कि समझता है कि बस सरमायादार और अमीर से बेहतर कोई है ही नहीं और गरीब सारे बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, या ऐसा कोई इम्प्रेशन मिलता है। इन फैक्ट दैट्स नॉट द केस एट ऑल। स्मिथ इन माई ओपिनियन इज़ एन इनक्रेडिबली नुआंस्ड थिंकर for his time and a phenomenal scientist, social scientist, जिसके ने एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाने की कोशिश की, जिसका एक हिस्सा हम सिर्फ अक्सर पढ़ते हैं, which is his economic system. और the best thing about Adam Smith is, my God, he is so good to read in the sense कि उसकी राइटिंग इतनी क्लियर राइटिंग है कि अगरचे आप देखें he is born in 1723, died in 1790, but when you read his writing, it's almost like you're reading some textbook from today. It's so clearly written और conceptually इतना clear, और उसकी flow इतनी अच्छी है argument की. Hardly takes a long deviation. Where he takes a deviation, it's always to to illustrate his point, etc. It's just an immaculate, very clear thinker in my view, and a really great writer. So now let's have a look at his theory and what he says. So you can see he's a bit of a genius. He got his master's degree at the age of 17. उसने आपकी उम्र में मास्टर्स भी कर लिया था, प्रोफेसर बन गया था, and so on. This is part of what we call the Scottish Enlightenment, जिसमें बहुत सारे major thinkers स्कॉटलैंड से emerge करते हैं, that really begin to reframe the entire debates around philosophy, around politics, around economics, and so on. तो एडम स्मिथ जो है वो बेसिकली एक मॉरल इकोनॉमिस्ट था, जो एथिक्स को स्टडी करता था, एक फ़िलासफ़र था, आप कह लें, इकोनॉमिस्ट था ही नहीं. हिज इनिशियल ट्रेनिंग वाज बेसिकली इन मॉरल फ़िलासफ़ी, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, और टुर्गो और कने से मुलाकात हुई फ्रांस के अंदर. तो उसके बाद उसने अपनी किताब जब फाइनली लिखी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको छोटा करके लोग बस वेल्थ ऑफ नेशंस ही पढ़ते हैं, सुनाते हैं. तो उस किताब ने एक थड़तली मचा दी, और अपने पीरियड की ये सबसे अहम किताब है. और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के हवाले से भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट यू कैन रीड. दैट्स व्हाई ऑफन पीपल कॉल हिम द फादर ऑफ economics, which is a patriarchal kind of term, but you can call him the founder of modern economics, which would be quite correct. He really is in that sense, क्योंकि उसने जो लिखा है, जिस डिटेल में लिखा है, आज तक you begin to feel when you read his theory कि अब 300 साल हो गए, but we haven't moved that much really, or 250 years at least. But you read the arguments and you can see that most of his arguments are still being taught in economics textbooks even today. They feel so contemporary. So a remarkable figure in my view. सबसे पहले तो ये कि स्मिथ, when he talks about the wealth of nation, मोटा हिसाब उसकी समरी ये है कि he of course argues, much like many others have before him, कि the wealth of a nation is not about money, it's about what you can consume, it's about the productivity of labor. And this today, I mean, ये आपको कोई आज ख़ास बात नहीं लगेगी, मगर जब आप मर्केंटलिस्ट से इसको कंपेयर करेंगे तब आपको हिसाब होगा कि उस ज़माने के अंदर वेल्थ की एसोसिएशन ही वो कॉइन के साथ, गोल्ड और सिल्वर के साथ हुआ करती थी, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ पे जिस तरह से अब है. और जो उसकी सिंगुलरली ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, वो वैसे तो उसकी कई कंट्रीब्यूशंस हैं, मगर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर. नॉट कि ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं है, हमने एरिस्टोटल में, इब्न खल्दून में भी पढ़ा है कि जी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं वगैरह वगैरह, बट द हाउ द वेल्थ ऑफ नेशंस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस and why it causes economic progress is something that is quite unique to Adam Smith. And division of labor का पूरा जो concept है, it becomes of course the foundation of classical political economy. Division of labor, he says, is facilitated by the wide extent of the market, the use of money, the accumulation of capital, and free trade. So definitely he is pro-capitalist. You can see quite clearly he is pro the market economy. He wants the market to spread, and he believes इससे division of labor बढ़ेगी, और division of labor से productivity of labor भी बढ़ेगी.
इसके अलावा स्मिथ ने प्राइस मैकेनिज्म, लेबर थ्योरी वैल्यू को ज़्यादा डेवलप किया, टैक्सेशन पे लिखा, कंपटीशन पे लिखा, इनकम पे लिखा, वेल्थ पे लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन पे लिखा. Now, most people don't realize that Smith didn't, as I told you already, is not basically an economist, although he's the father of modern economics, but he wasn't trained as an economist. Economics का उस वक़्त as such, वो था ही नहीं in that sense कि this is the starting of what we call political economy. He's a moral philosopher. इसीलिए उसकी किताब है The Theory of Moral Sentiments, जिसमें he talks about how sympathy is a motivational behavior, an important motivational behavior, कि मैं अगर आपसे sympathize करूँगा तो उसकी वजह से that forms a very important part in the way in which society comes together and works together. So Smith is nowhere arguing कि we should be selfish and being selfish is a good thing and so on, जिस तरह हमारे जहन में बैठ जाती है बात अक्सर एक पैसेज पढ़ने से, तो वो ऐसा नहीं है बल्कि philosopher at all. फिर दूसरी साइड पे उसकी theory of moral and legal rules, how a secular process through which moral rules were generated by human beings driven by people's tendency to approve or disapprove of the actions of both themselves and others. Legal institutions serve as the foundation for the economic system, etc. So पूरी उसकी एक theory of morality और legality है, जिसमें ये नहीं है कि being selfish is a good thing, etc. ऐसी कोई बात नहीं है. और फिर thirdly of course is his analysis of the economy. तो आप देख सकते हैं कि एक लेवल पे वो साइकोलॉजी में की चीज़ों में डील कर रहा है, एक लेवल पे वो लॉ की चीज़ों पे और मोरालिटी की चीज़ों पे डील कर रहा है, और एक और लेवल पे वो इकोनॉमी पे डील कर रहा है, एंड सो ऑन. सो दैट्स स्मिथ्स कंप्लीट सिस्टम, ऑल्दो अब लोग जो है सिर्फ उसका ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उसको पढ़ते हैं. So, as you can see, comprises of sympathy, moral rules, self-interested economic actions, markets, and legal social control. It's a very big system, and we take only one part of it and then only a few paragraphs from that bigger system. All right, so now let's begin and try to understand Smith in a little more detail. First off is the concept of the division of labor, जिसके बारे में already आपको बता चुका हूँ कि ये स्मिथ की बड़ी ही important, शायद सबसे अहम contribution उसकी है ही ये. कहता है the greatest improvement in the productive powers of labor and the greater part of the skill, dexterity and judgment with which it is anywhere directed or applied seem to have been the effects of the division of labor. यानी लेबर की प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई जो इम्प्रूवमेंट होती है उसकी इंक्रीजिंग डेक्सटेरिटी आती है. जजमेंट से मतलब ये है कि वो बेहतर जज कर सकता है कि इसको यहाँ से काटना है, वहाँ से काटना है, कैसे इस काम को करना है. ये सब चीज़ें जो हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट कैसे आती है, वो कहता है विद द डिविजन ऑफ लेबर. आजकल इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इसको हम स्पेशलाइजेशन बोल देते हैं, बट आई थिंक द डिविजन ऑफ लेबर इज़ अ बेटर टर्म टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. फिर स्मिथ ने बड़ी फेमस एग्जांपल दी ऑफ द पिन फैक्ट्री. क्या एग्जांपल है? जहाँ पे पिन्स बनाते हैं ना, आप समझ रहे हैं, सुई जहाँ पे बनाते हैं. तो कहते हैं वन मैन ड्रॉज आउट द वायर, another straightens it, a third cuts it, a fourth points it, a fifth grinds it at the top for receiving the head. To make the head requires 2 or 3 distinct operations. To put it on its peculiar business, to whiten the pins is another. It is even a trade by itself to put them into the paper, and the important business of making a pin is, in this matter, divided into about 18 distinct operations, which in some manufactories, yani factories, are all performed by distinct hands, though in others the same man will sometimes perform 2 or 3 of them. यानी कि ओरिजिनली पिन जो जब बनाते थे, छोटी सी पिन बनाने की बात हो रही है, जो पिन बनाते थे तो एक ही बंदा बैठ के, एक ही कारीगर बैठ के पूरी पिन बनाएगा. वही उसकी जो स्टील है, उसको वायर जो है उसको ड्रॉ आउट करेगा, वही उसको सीधा भी करेगा, वही उसको टेम्पर करेगा, वही उसका हेड बनाएगा, वो इसकी हर चीज़ वही करेगा. मगर अब ऐसा नहीं है. अब ये हर टास्क जो है कोई अलग बंदा करेगा. यानी कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि आपने वायर को ड्रॉ आउट करना है, आपने कोई और काम करना है, आपने कोई और काम करना है, आपने कोई और काम करना है. और क्योंकि ये सारे काम अब एक एक बंदा कर रहा है, तो हर काम के अंदर हर बंदा जो है वो महारत हासिल करता चला जा रहा है. बिकॉज वो एक रेपिटेशन के साथ एक जब काम कर रहा है तो उसके नतीजे में ही गेट्स मोर एंड मोर डेक्स्ट्रस एट डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क. So खैर efficiency बढ़ जाती. Those 10 persons therefore could make amongst them upward of 48,000 pins in a day. Each person therefore making a 10th part of the 48,000 pin might be considered as making 4,800 pins in a day. But if they had all wrought separately and independently and without any of them having been educated to this particular business, they certainly could not each of them have made 20, perhaps not even 1 pin in a day. यानी क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, हर बंदा अपना अपना टास्क, स्पेशलाइज्ड टास्क कर रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पिन्स बना रहे हैं. टुगेदर दे आर मेकिंग लाइक thousands and thousands of pins
और अगर एक बंदे को पूरी पेन स्टार्ट टू एंड बनानी पड़ती तो उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होती उसके मुकाबले में। अब गौर करें कि सिर्फ कुछ मशीनरी की बात नहीं कर रहा, प्रोसेस ऑफ लेबर तकरीबन वही है, मगर जस्ट बाय ब्रेकिंग अप दैट प्रोसेस ऑफ लेबर वो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी में ह्यूज जंप होता है। सो कहते हैं जैसे जैसे कंट्री एडवांस होती रहती है वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ता चला जाता है। दिस सेपरेशन टू इज जनरली कॉल्ड furthest in those countries which enjoy the greatest degree of industry and improvement. What is the work of one man in a rude state of society? Rude का मतलब ये नहीं कि बदतमीज, rude का मतलब ये कि crude state यानी कि पुराना state, being generally that of several in an improved one. So यानी कि जो पुरानी जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक बंदा शुरू से लेके आखिर तक जूता बनाएगा, मगर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई एक बंदा मुकम्मल जूता नहीं बनाएगा, एक बंदा चमड़ा बनाएगा, दूसरा बंदा उसको कट करेगा, तीसरा बंदा लेसेस बनाएगा, चौथा बंदा कुछ और बनाएगा एंड सो ऑन। और इसी वजह से वो ज़्यादा एडवांस्ड है। अच्छा गौर करें कि जब मैं सोचता हूँ अमेरिका को कंपेयर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के साथ, तो द नंबर ऑफ़ प्रोफेशंस जो अमेरिका में हैं वो आप गौर करें कि वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, और उसके मुकाबले में द नंबर ऑफ़ प्रोफेशंस पाकिस्तान के अंदर कम है। इवन आप म्यूज़िक को देख लें, द नंबर ऑफ़ जॉनरास ऑफ म्यूज़िक जो कि अमेरिका के अंदर बजाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। उसमें जैज़ भी बजाएंगे, उसमें इंडियन क्लासिकल भी को बजा रहा होगा, उसके अंदर चाइनीज़ भी को बजा रहा होगा, हर चीज़ उसके अंदर बजाए, और द नंबर ऑफ़ जॉनरास ऑफ म्यूज़िक जो हम बजा रहे हैं वो कम होंगे। इसी तरह द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, द टाइप्स ऑफ डिग्रीज दैट यू कैन डू, the number of kind of different variety of courses that you can do, the number of professions that you can become, they're all much greater than they are, and they're not stopping, कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट में से 3 और डिग्रीज निकल रही, 3 डिग्रीज में से और 4 और डिग्रीज निकल रही, उसके स्पेसिफिक किस्म की उसके इर्द प्रोफेशंस बनते चले जा रहे हैं। So what does that show you? It shows you in fact the division of labor proceeding or the extent to which the division of labor has taken place in those societies. मुझे जब मैं इसके बारे में कंसीव करता हूँ तो जो इमेज मेरे जहन में आती है इज़ लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक दरख्त है ना, उसमें से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलती हैं, उस ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलती हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्री जो कि एक्सपेंड करता रहता है, हर ब्रांच में से फिर नई मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं। मिसाल तौर पे एक ब्रांच है जी कंप्यूटर स्टडीज़, अब कंप्यूटर स्टडीज़ में से कोई डाटा एनालिस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद डाटा एनालिस्ट में से कोई और निकलेगा, फिर उसमें से कोई और निकलेगा, फिर उसमें से कोई और, इस तरह करके प्रोफेशंस बढ़ते चले जाएंगे। सो द मोर एडवांस्ड कंट्री इज़ द हायर द डिवीजन ऑफ लेबर। So instead of measuring countries' advancement by looking at the GDP per capita, जो बड़ा misleading figure है for many reasons, अव्वल तो it's not really calculating advancement as such, it's calculating the volume of trade। पहली बात तो ये है, उसमें भी बड़ी सारे घपले हो जाते हैं, किस तरह से वो उसको हम you know how we put it together, the data etc. उसमें बहुत सारे issues हैं, और फिर purchasing power parity का issue and so on। खैर, तो instead of looking at just GDP per capita type of figures, if you look at the division of labor, Smith is saying you get a better idea कि कौन सी society कितनी advanced हो रही है और कितनी पीछे है अभी etc. That's a very interesting way to think about this concept. So why does productivity jump with the division of labor? Why does it happen? कहता है this great increase of the quantity of work, which in consequence of the division of labor, the same number of people are capable of performing, is owing to 3 different reasons. What are the reasons? First, the increase of dexterity in every particular workman. आप देखें कि कभी आप किसी अच्छे कारीगर को देखें जिसने वो काम 20-30 साल से किया, जो उस्ताद है वो ठगड़क इतनी तेज़ी से वो काम करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप कभी भी उस स्पीड पे वो काम नहीं कर सकेंगे। वेदर इट्स ब्रिकलेइंग, वेदर इट्स मेकिंग शूज़, वेदर इट्स डूइंग टेलरिंग, व्हाटएवर, उनकी डेक्सटेरिटी इतनी एडवांस होती है कि it's like watching not a crafts person but watching like a symphony or an orchestra, or you know watching a musician or whatever. So they are very dexterous because they've done it so many times that they know exactly how it needs to be done. Second, to the saving of the time which is commonly lost in passing from one species to another of work. मिसाल तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, उसके अपने टूल्स हैं, वो उसका अपना एक वर्क स्टेशन है, अब मैंने वो चीज़ छोड़ के जो है डिफरेंट टूल्स पकड़ने हैं, डिफरेंट टूल्स पकड़ के फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स पकड़ने हैं, उसमें इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा। और वैसे भी स्मिथ कहता है जब एक बंदा एक टास्क पे लगा होता है तो उस पर लगा रहता है, मगर जब आपने उसको छोड़ के कोई और टास्क करना होता है तो बीच में हमेशा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कहता है ये साइकोलॉजिकल मसला भी है हमारा कि हमने अगर एक टास्क करना, अच्छा मुझे दूसरा करना है, हाय अब मैं चाय की ब्रेक लूँगा फिर मैं दूसरा काम करूँगा। ये हमेशा जो है ना हमारे अंदर एक साइकोलॉजी, हालांकि अगर वही काम आप करते रहें तो आप अगला घंटा करते रहेंगे विदाउट अ टी ब्रेक, बट कहता है दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी
because mind has to refocus now on different work. So वो इतना आसान नहीं होता माइंड के लिए refocus करना एक काम से दूसरे. कंप्यूटर नहीं है आप, after all you're organic being. And lastly, the invention of a great number of machines which facilitate and abridge labor and enable one man to do the work of many. Of course, ये तो कोई इसमें complicated बात नहीं थी कि machinery से productivity of labor बढ़ जाती है. मगर क्यों? ज़रा आओ इसको थोड़ी डिटेल में और देखते हैं. Dexterity मैंने explain तो कर दिया, मगर let's read Smith. First, the improvement of the dexterity of the workman necessarily increases the quantity of the work he can perform and the division of labor by reducing every man's business to some one simple operation. And by making this operation the sole employment of his life necessarily increases very much dexterity of the workman. ठीक है, उसने एक ऑपरेशन करना है, उसका वो माहिर बन जाएगा. तो पहली तो ये बात होगी. दूसरी बात टाइमिंग की, कि वो एक काम से दूसरे काम पे जब जाएगा उसमें बहुत टाइम ज़ाया करेगा, तो वो भी काम जो है वो भी टाइम ख़त्म हो गया. और आखिर में मशीन्स. अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज इसमें वो ये कहता है कि मशीनरी की डेवलपमेंट भी डिवीजन ऑफ लेबर की डेवलपमेंट की वजह से. अच्छा, वो कैसे? कहता है machines by which labor is so much facilitated and abridged seems to have been originally owing to the division of labor. That's very interesting. I never thought about that. हम तो ये समझते हैं कि कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ था और उसने कोई लेबोरेटरी में आके बना दिया और बस नई मशीनरी तैयार होगी. कहता है नहीं, ऐसे नहीं है. कैसे है फिर? कहता है a great part of the machines made use of in those manufactures in which labor is most subdivided were originally the inventions of common workmen, who, being each of them employed in some very simple operation, naturally turned their thoughts towards finding out easier and readier methods of performing it. वो एक टास्क कर रहा था जो बंदा, उसने ये सोचा कि अच्छा यार ये एक टास्क मैं कर रहा हूँ, बड़े फुल स्पीड पे कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा स्पीड, जितनी मैक्सिमम स्पीड इंसान की हो सकती है मैंने अचीव कर ली है. अब वो ये सोच रहा है यार अगर मैं कोई इसमें टूल औजार बना लूँ तो ये और भी स्पीड बढ़ जाएगी. तो अक्सर ये जो अर्ली मशीन्स थी ये किसी हाई फलूटिंग साइंटिस्ट ने बैठ के नहीं बनाई थी, बल्कि ये वर्कमैन नहीं बनाई थी. और अभी भी आप देखें कि जो मशीन की डेवलपमेंट है उसमें वर्कमैन की जो इनपुट होती है वो एब्सोल्युटली क्रूशल होती है. जो डिज़ाइनर बैठ के कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिज़ाइन पे बैठ के बना रहा होता है उसको कोई आइडिया नहीं होता. कुछ आइडिया तो उसको होता है, उस इंजीनियर होता है, उसने चीज़ें पढ़ी होती हैं, मगर जो एक्चुअल उसकी निम्बलनेस है, जो उसकी ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो सिर्फ आपको वही बंदा बता सकता है जो मशीन चलाता है कि सर इसमें ये मसला है, इसको इस तरह से आपने ठीक करना है. उसकी इनपुट बड़ी वैल्यूबल होती है. साइंटिस्ट भी अपना किरदार अदा करते हैं. ईच इंडिविजुअल बिकम्स मोर एक्सपर्ट इन हिज ओन peculiar branch, the more work is done upon the whole and the quantity of science is considerably increased by it. So हर बंदा जो है ना हर चीज़ का एक्सपर्ट बन जाता है. एक बंदा एक्सपर्ट बन जाता है मशीन चलाने का, एक बंदा एक्सपर्ट बन जाता है कि अच्छा मैंने इसको पावर कहाँ से पहुँचानी है, मैंने इसको बिजली कहाँ से पहुँचानी है, मैंने इसको वाटर पे चलाना है, कैसे चलाना है. अच्छा जी, अब चैप्टर 2 पे आते हैं. ऑफ द प्रिंसिपल विच गिव्स ओकेजन टू द डिवीजन ऑफ लेबर. हाउ डज इट कम अबाउट? कहते हैं इट कम्स अबाउट बिकॉज ऑफ अ नेचुरल प्रोपेंसिटी टू ट्रक बार्टर एंड एक्सचेंज. ये वो वाला ट्रक नहीं है जो आप यूँ करके चलाते हैं. इस ट्रक का मतलब है एक दूसरे से एक्सचेंज करना. इनफैक्ट वो वाला ट्रक भी जो है वो एक्सचेंज से ही निकला है. बट बहरहाल वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओरिजिनली द इफेक्ट ऑफ एनी ह्यूमन विजडम और फोरसाइट. किसी फिलोसोफर में बैठ के ही नहीं सोचा मैं सोच रहा हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए सोसाइटी में. नॉट एट ऑल. ये कोई फिलोसोफर्स नहीं थे जिन्होंने ये बैठ के सोचा. बस वैसे ही मुझे कुछ चीज़ आपके पास कुछ चीज़ थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, आपको मेरे पास कुछ चीज़ थी जिसकी आपको ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमने एक्सचेंज करना शुरू किया और उस एक्सचेंज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो गया. इट इज़ द नेसेसरी दो वेरी slow and gradual consequence of a certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility, the propensity to truck, barter and exchange one thing for another. So ये भी बड़ा फेमस पैसेज है, द प्रोपेंसिटी टू ट्रक बार्टर एंड एक्सचेंज. इससे कुछ लोग ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि स्मिथ ये आर्ग्यू कर रहा है कि जी मार्केट तो हमारे ह्यूमन नेचर में है. ये नहीं वो आर्ग्यू कर रहा कि मार्केट ह्यूमन नेचर में है, वो उलट आर्ग्यू कर रहा है. वो कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ लेबर इमर्जेस फ्रॉम द प्रोपेंसिटी टू ट्रक बार्टर एंड एक्सचेंज. बिकॉज व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज और कहता है ये एनिमल्स वगैरह में नहीं, सिर्फ इंसानों में होता है. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज यू हैव समथिंग दैट आई वांट, यू कैन make something that I cannot make, and that's why I want it from you, and that's how the division, or you can make the same thing that I can make, but you can make it faster and better. So that is the basis on which it happens, because we are not islands on ourselves, in ourselves, but we like to exchange things and say कि अच्छा यार ये तुमने अच्छा बनाया, ये मुझे दे दो, ये तो मेरी चीज़ ले लो, and so on. ठीक है? So a very famous passage, not from the benevolence of the butcher वाला passage जो बहुत quote होता है, वो probably Smith's most quoted passage aside from the invisible hand वाला passage. कहता है, but man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. इसका ये मतलब नहीं है that इंसान benevolent नहीं है.
इंसान हमेशा सेल्फिश है, दैट्स नॉट व्हाट स्मिथ इज सेइंग। कह रहा है कि हर वक्त आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि बेनेवलेंस से ही आपको चीज़ मिलेगी, इनफैक्ट म्यूचुअल बेनिफिट से भी मिलेगी। ही विल बी मोर लाइकली टू प्रिवेल इफ ही कैन इंटरेस्ट देयर सेल्फ लव in his favor and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, आपको भी फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा है। म्यूचुअल बेनिफिट की वो बात कर रहा है। So whoever offers to another a bargain of any kind proposes to do this, give me that which I want and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer, and it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of their own necessities but of their advantages. अब इससे कतई तौर पे ये नतीजा अखज़ कर लेना कि स्मिथ ये कह रहा है कि इंसान बड़ा सेल्फिश होता है, दैट्स नॉट व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग सेल्फलेस बिहेवियर भी होता है, मगर जो एक्सचेंज में जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो रहा है वो क्या है? म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी, दोनों को फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। ये तो एरिस्टोटल ने भी आपको याद है बात कही थी। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस पैसेज, ऑफन मिसअंडरस्टूड एंड मिसकोटेड। आगे कहते हैं द डिविजन ऑफ लेबर ऑल्सो comes from this trucking disposition. He says, and thus the certainty of being able to exchange all that surplus part of the produce of his own labor, मैं वही चीज़ एक्सचेंज करूँगा ना जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? जो मैंने खाना बनाया, जो मैंने खुद खाना है, वो तो मैं किसी को नहीं बेच डालूंगा। तो अगर मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाया तो वो मैं बेचूंगा। सो इसको क्या कहेंगे? ये मेरा सरप्लस प्रोडक्ट है, सरप्लस पार्ट है, which is over and above his own consumption. For such parts of the produce of other men's labor as he may have occasion for, encourages every man to apply himself to a particular occupation and to cultivate and bring to perfection whatever talent or genius he may possess for that particular species of business. यानी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, आपने भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, और मैं जो ना फॉर whatever reason आई एम जस्ट गुड एट मेकिंग रोटीज़, ठीक है, एंड यू फॉर whatever reason आर गुड एट मेकिंग सालन। सो व्हाट डू वी डिसाइड? इसे यार तू सालन ही बना, तो रोटी बनानी नहीं आती, और यार आई एम नॉट वेरी गुड विद मेकिंग सालन्स, तो ऐसा करते तुम सालन बना दिया करो, मैं रोटी बना दिया करूँगा। हाँ जी, कितना मज़ा है, तो सब मसला हल हो जाएगा। तो कहता है ये नेचुरली डेवलप हो जाता है, जो जिस वर्कर की जो एडवांटेजेस उसकी एबिलिटी है वो काम करेगा तो दोनों बेटर ऑफ रहें। कहता है, और ये मेरे लिए ये भी बहुत ही इंसाइटफुल पैसेज है, कहता है द डिफरेंस ऑफ नेचुरल टैलेंट्स इन डिफरेंट मैन इज़ इन रियलिटी, ज़रा गौर से सुनना, बिकॉज मुझे अक्सर ये आर्ग्यूमेंट मिलती है कि सर उसको तो गॉड गिवन टैलेंट है, सर वो तो पैदा ही हुआ था, नुसरत फ़तेह अली तो बड़ा अच्छा गाता था, या वो तो पैदा ही हुई थी तो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, या वो तो पैदा ही हुआ था तो जीनियस था कंप्यूटर का, या वो पैदा ही हुआ था तो उसको बिजनेस सेंस थी, पता नहीं वो 4 साल का था और वो यूं क्लास के अंदर पता नहीं अपनी शार्पनर बेच रहा था और इसलिए वो बिल गेट्स बन गया। नॉनसेंस, ऑल ऑफ दिस इज़ नॉनसेंस, ठीक है। कहता है द डिफरेंस ऑफ नेचुरल टैलेंट इन डिफरेंट मैन इज़ इन रियलिटी मच लेस देन वी आर अवेयर ऑफ। यानी नेचुरल टैलेंट में इतना को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, हल्का सा शायद 1-2% का हो, मगर बच्चों के टैलेंट में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, सारे बेवकूफ़ होते हैं। जब छोटे से होते हैं तो उनका अपना सर भी नहीं ऊपर कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, क्या नेचुरल टैलेंट है उनके पास, उनको पता भी नहीं होता कि यहाँ से आगे जाऊँगा तो बिस्तर से नीचे गिर जाऊँगा, उनको इतना भी नहीं पता होता क्या नेचुरल टैलेंट है, ज़ीरो है तकरीबन, ठीक है। कहता है एंड द वेरी डिफरेंट जीनियस विच अपेयर्स टू डिस्टिंग्विश मैन of different professions when grown up to maturity is not upon many occasions so much the cause as the effect of the division of labor. It's not the cause of the division of labor, it's the effect of the division of labor. मैं अगर आपको एक काम दे दूं और फिर अगले 20 साल आप वो काम करें, you're going to become good at it यार। अगर मैं आपको वही काम दूं जो ये 20 साल से कर रहा है, तो आप कभी भी उसकी डिक्सटेरिटी नहीं मैच कर सकते जो 20 साल से वो काम कर रहा है। सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। और ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे ये मैल्कम ग्लैडवेल की किताब रखी द टिपिंग पॉइंट, जिसमें वो ये कहता है कि सरकार 10,000 आवर्स ऑफ समथिंग कर लो तो यू विल बी द लीडर ऑफ दैट थिंग इन योर फील्ड, एंड इट कैन बी एनीथिंग एंड इट कैन बी एनीवन। आप समझ रहे हैं कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स नहीं होती, आप कह रहे हैं मैं फिजिक्स नहीं कर सकती, आप कह रहे हैं मैं आर्ट नहीं कर सकता, यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू डेडिकेट अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स टू इट, क्योंकि द माइंड लर्न्स, एवरीबडी लर्न्स, बट यू हैव टू गिव इट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, खुद ही नहीं हो जाता। सो ये मैल्कम ग्लैडवेल ये कहता है कि अगर आप रोज़ 20 मिनट एक काम करें तो और 10,000 आवर्स जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप उस चीज़ में सुपर जीनियस हो जाएंगे। इट टेक मे बी 6 years or so,
maybe 8 years, depending on whether you're able to regularly do that work, etc. But you'll be a super genius. So the division of labor is limited by the extent of the market. जैसे market grow करेगी तो division of labor भी grow करेगा. वो कहता है बड़ी market चाहिए division of labor के लिए. When the market is very small, no person can have any encouragement to dedicate himself entirely to one employment, क्योंकि market ही छोटी है. In villages, every farmer must be a butcher, baker, brewer for his own family. इसी तरह a country carpenter is also a joiner, a cabinet maker, a carver in wood, as well as a wheelwright, a plowright, a cart and wagon maker वगैरह. वो सारे काम ही करता है, वो कोई एक मखसूस काम नहीं करता. It is in ports that extensive markets and division of labor begin, and then it gradually extends inland. क्योंकि पोर्ट के अंदर मार्केट सबसे पहले पोर्ट्स में डेवलप हुई. बड़ी मार्केट्स जो हैं लैंड ट्रेड के ज़रिए मार्केट इतनी बड़ी डेवलप नहीं होती जितनी जल्दी वाटर के ज़रिए मार्केट्स डेवलप होती हैं, क्योंकि वाटर के ज़रिए आप ज़्यादा गुड्स मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आसान है ऑन वाटर. ज़मीन पे तो खोता गाड़ी लेके आप लेके जाएंगे तो वो तो बहुत मुश्किल काम है ना. तो इसलिए दैट्स वाई द बिग मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अलॉन्ग द पोर्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. अब वो कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द प्राइस. कहता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सोसाइटी द प्रोपोर्शन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ लेबर नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सीम्स टू बी ओनली the only circumstance which can afford any rule for exchanging them for one another. ठीक है. So what is it? Proportion of labor. Early stages of society में जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत हुई हुई है वो ज़्यादा महंगी चीज़ होगी, जिस पे कम मेहनत हुई है वो कम महंगी होगी. This is the labor theory of value. If among a nation of hunters, for example, it usually costs twice the labor to kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange for or be worth 2 deers. 2 deer, sorry, not deers. It is natural that what is usually the produce of 2 days or 2 hours labor should be worth double of what is usually the produce of 1 day's or 1 hour's labor. अगर आपने 2 दिन काम किया और मैंने 1 दिन काम किया है तो फिर आपकी चीज़ जो है वो दुगनी महंगी होनी चाहिए मेरी चीज़ के हिसाब से. But what about skilled labor? कहता है such talents can seldom be acquired, but in consequence of long application and the superior value of their produce may frequently be no more than the reasonable compensation for the time and labor which must be spent in acquiring them. यानी कि हाँ skilled labor जो है वो उसके लिए 1 hour of labor versus 1 hour of labor नहीं चलेगा. 1 hour of skilled labor जो है वो 1 hour of unskilled labor से ज़्यादा वर्दी है. क्यों? क्योंकि एक लेबर लगा है उस लेबर को डेवलप करने में, उस स्किल्ड लेबर की एबिलिटी को डेवलप करने में कई साल गुजर चुके हैं, तो वो भी उसके अंदर कंपाउंडेड है और एडेड है. कहता है इन द एडवांस स्टेट ऑफ सोसाइटी अलाउंसेस फॉर सुपीरियर हार्डशिप एंड सुपीरियर स्किल्स आर कॉमनली मेड इन द वेजेस ऑफ लेबर एंड समथिंग ऑफ द सेम काइंड मस्ट प्रॉब्ली हैव टेकन प्लेस इन इट्स अर्लीस्ट एंड रूडेस्ट पीरियड. रूड अगेन मीन्स पुराने ज़माने में. सो स्किल्ड लेबर गेट्स मोर पर आवर देन अनस्किल्ड लेबर, और कह रहा है पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता होगा. In this state of things, the whole produce of labor belongs to the laborer. Assumption ये है कि मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्टेज की कि आप एक चीज़ बना रहे हैं, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ और हम दो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं. कोई कैपिटलिस्ट नहीं है बीच में, आप ही लेबर कर रहे हैं, आप ही ट्रेड कर रहे हैं. सो जो भी मैंने आपको उसके एवज दिया वो आप ही का हो गया पूरा. ठीक है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. And the quantity of labor commonly employed in acquiring or producing any commodity is the only circumstance which can regulate the quantity of labor which it ought commonly to purchase, command, or exchange for. So, in other words, quantity of labor is the only determinant now between us, and you get the whole of what you labored for, and we exchange for equal quantities of labor. ठीक है? What happens now when you have a capitalist in the picture? When you have a manufacturer जो कि आपको किसी को hire कर रहा है to make something. Now this is a more complicated situation, and capitalists are developing in society in this stage in history. So how does that change things? He कहता है the value which the workmen add to the materials therefore resolves itself in this case into 2 parts, of which the one pays their wages, the other the profits of their employer upon the whole stock of materials and wages in which he advanced. This is very very significant. ज़रा गौर से इसकी lettering और wording दोबारा सुने. कहते हैं the value which the workmen add to the materials. Who adds the value? Workman. Laborer adds the value. Because already वो कह चुका है कि value तो उसकी लेबर से होगी. अब कौन ऐड कर रहा है? लेबर कौन कर रहा है? वर्कमैन कर रहा है. कैपिटलिस्ट तो लेबर नहीं कर रहा है. कैपिटलिस्ट तो मटीरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, लेबर नहीं वो प्रोवाइड कर रहा. और कह रहा है वो जो वैल्यू वर्कमैन ने ऐड की है, इट रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स, एक प्रॉफिट और एक वेजेस. ठीक है.
He could have no interest to employ them, यानी capitalist employee ना करे, unless he expected from the sale of their work something more than what was sufficient to replace his stock to him. And he could have no interest to employ a great stock rather than a small one, unless his profits were to bear some proportion to the extent of his stock. In other words, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, या मैं क्यों पैसे डालूं, या मैं क्यों पैसे अपने लगाऊं, किसी वर्कमैन को हायर करूं, रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करूं, अनलेस नंबर एक कि मुझे उसमें से कोई मुनाफा मिले, सब कोई मुनासिब मुनाफा तो उसमें से मिले, और नंबर दो ये कि वो जो मुनाफा मुझे मिल रहा है वो प्रोपोर्शन टू हाउ मच आई इन्वेस्ट हो. ये भी स्मिथ का बहुत ही ब्रिलियंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक और पैसेज में वो मजीद एलैबोरेट करता है, एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की पॉइंट, कि द प्रॉफिट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनेट टू हाउ मच यू इन्वेस्ट, नॉट टू द लेबर ऑफ द कैपिटलिस्ट, नॉट टू द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट. बट अगर मैं 1 लाख डालूंगा तो मुझे 10% उस पर मिलेगा, अगर मैं 1 करोड़ डालूंगा तो उस पर भी मुझे 10% मिलेगा. तो इट्स प्रोपोर्शनेटली इट राइजेस, प्रोपोर्शनेट टू हाउ मच यू इन्वेस्ट इट राइजेस. अब देखते हैं रेंट, तीसरी चीज रहा था, वेजेस होगी, प्रॉफिट होगी, अब रेंट. कहता है एज सून एज, कहता है पुराने ज़माने में तो ज़मीन किसी की मलकियत नहीं थी, तो लोग काम करते थे तो किसी को रेंट तो कोई देना नहीं था, तो आपने ज़मीन में से कुछ उगाया, वो आपने लेबर किया, उस लेबर के आपको पैसे मिल गए, या उस लेबर की बराबर आपको वो चीज़ मिल गई, जो चीज़ आपको मिली वो भी उतने ही लेबर से बनाई गई थी जो चीज़ आपने किसी और को बार्टर में एक्सचेंज कर दी. मगर अब जबकि एक जागीरदार, एक फ्यूडल लॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड आके उस पर बैठ जाता है, फिर क्या है, कहता है सून एज द लैंड ऑफ एनी कंट्री हैज़ all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed and demand a rent even for its natural produce. हाँ जी, ये आपको वो स्मिथ नहीं नज़र आ रहा जो आपने जहन में बनाया हुआ है, ये तो बिल्कुल और स्मिथ नज़र आ रहा है. कहता है कि वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गल्ला दा खटाया खावे, मतलब है कि वो दिस इज़ नॉट what they are reaping, not what they have sown. वो अपनी मेहनत का सिला नहीं ले रहे, वो सिर्फ इस चीज़ का सिला ले रहे हैं कि उन्होंने ज़मीन पर मलकियत हासिल की. कहता है अब प्राइस जो है उसको हम 3 कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं. द रियल वैल्यू ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ प्राइस, इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर विच दे कैन ईच ऑफ देम परचेज और कमांड. तो पहली बात तो ये हो गई कि जो प्राइस पे उसने कहा, जिसको वो नेचुरल प्राइस अब कहेगा, उसमें price is equal to, natural price is equal to the quantity of labor. पहली बात, this is the labor theory of value. Labor measures the value not only of that part of price which resolves itself into labor, but of that which resolves itself into rent, and of that which resolves itself into profit. और किया आपने इस बात पे? This is already prefiguring, in my opinion, Karl Marx's argument. So basically क्या आंसर हुआ, price, which is the quantity of labor, resolves itself into 3 different things: wages, rent and profit. अब again classical political economy, there are 3 things that price resolves itself into: wages, profit and rent. Who do they go to? Wages goes to workers, profit goes to capitalists, rent goes to landlords. You get the 3-class division that you've been seeing for quite a while now in classical political economy. You see it again in Adam Smith here. कहता है wages, profit and rent are the 3 original sources of all revenue as well as of all exchangeable value. All other revenues ultimately derived from some one or other of these. All other revenue are derived from here. So if there's revenue that somebody is making from raw materials, it's deriving from that section in profit. You see when he talks about rate of profit which is coming up. Wages, profits, but he could have made this clearer by breaking it up. And it आगे होता है ये, इसको तोड़ते हैं और economists वगैरह. Wages, profit and rent are distributed to different classes. Clear हो गई बात. So now, what is natural price according to Smith and what is market price? इनमें क्या difference है? कहता है there is in every society or neighborhood an ordinary or average rate both of wages and profit. In every different employment of labor and stock, there is also an average rate of rent. तीनों का एक average rate है. अब ये गौर करो कि average rate of profit निकालेंगे ही तब, किस तरह निकालेंगे आप average rate of profit? कितना invest किया versus कितने वापस आए, वो profit हुआ, उसको उसमें से rate of profit आप निकालेंगे, तो उसके अंदर raw materials वगैरह शामिल हो गए. अच्छा, there is natural price, and natural price is based on these natural rates of wages, profit and rent. So average rate of profit है, कहता है average rate of wages है, किसी भी सोसाइटी में आपको मिल जाएगा,
और एवरेज रेट ऑफ रेंट है। इस एवरेज रेट्स पे जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको फिर उसके हिसाब से आपको एक नेचुरल प्राइस मिलेगी, विच इज ऑफ कोर्स equal to the value of the commodity, the quantity of labor in the commodity. So what is natural price? Natural price is the quantity of labor in a commodity, which is what comes up when you have a average rate of profit, an average rate of rent, and an average rate of wages. And this is what he calls the worth of a commodity. कहता है the commodity is then sold precisely for what it is worth. जब वो अपने natural price पे चीज़ बिकती है तो कहता है it is sold for what it is worth or for what it really costs the person who brings it to the market. What does he mean by that? What does he mean by what it really costs the person? He means what is the total quantity of labor in it. Costs are being resolved here into quantity of labor. When price falls below this natural price, the manufacturer is a loser, since by employing his stock in some other way he might have made that profit. ठीक है? So अगर वो गिर जाएगी तो वो lose करेगा. This natural price is the lowest at which he is likely to sell them for any considerable time, at least where there is perfect liberty or where he may change his trade as often as he pleases. यानी natural price पे जब मार्केट प्राइस होगी तो ये काम सस्टेनेबल होगा. अगर नेचुरल प्राइस से गिर जाए नीचे तो ये काम सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअली ही विल बी सेलिंग इट फॉर लेस than it costs him to produce it. What does that mean? It means that the labor put into that commodity is greater than the labor he's getting from the market. And that's a ghate ka sauda, so nobody will stay in that for any long time. What is then market price? Market price is basically demand and supply. The actual price at which any commodity is commonly sold is called its market price. It may be either above or below or exactly the same with its natural price. ठीक है? So market price, ये natural price है, market price उसके ऊपर नीचे घूम रही है. Market price is determined by effectual demand and supply. और again यहाँ पे clarify करता है कि effectual demand ये नहीं है कि I demand कि ये होना चाहिए. Effectual demand is when you want something and you have the money to buy it. So you can demand or want कि भाई मुझे क्या नाम है, I want to eat chocolate cake. But if you don't have the money to buy a chocolate cake, it's not effective demand. यहाँ से concept निकला है effective demand का. If supply exceeds demand, what happens? If at any time supply exceeds the effectual demand, some of the component parts of its price must be paid below their natural rate. If it is rent, the interest of the landlord will immediately prompt them to withdraw a part of their land. And if it is wages or profit, the interest of the laborers in one case and of their employers in the other will prompt them to withdraw a part of their labor or stock from this employment. The quantity brought to market will soon be no more than sufficient to supply the effectual demand. All the different parts of its price will rise to their natural rate and the whole price to its natural price. Natural price से अगर नीचे market price होगी तो जो एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट है वो या वो नहीं मिलेगा, या जो एवरेज रेट ऑफ रेंट है वो नहीं मिलेगा, या जो एवरेज रेट ऑफ वेज है वो नहीं मिलेगा. और अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या होगा? लैंडलॉर्ड को अगर अपना एवरेज रेट ऑफ रेंट नहीं मिलेगा वो कहेगा मैं क्यों तुम्हें दूँ ज़मीन, तो मुझे रेंट मैं उधर दे दूंगा ज़मीन, मुझे रेंट बेहतर मिल जाएगा, वो विड्रॉ कर लेगा. अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा कैपिटलिस्ट विड्रॉ करेगा. अगर वेजेस नहीं एवरेज मिलेंगी तो लेबरर कहेगा मैं कहीं और नौकरी तलाश कर लेता हूँ. तो इस तरह वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं रहेगी if the market price is below, falls below the natural price. What if it's the opposite? If on the contrary the quantity brought to market should at any time fall short of the effectual demand, some of the component part of its price must rise above their natural price. If it is rent, the interest of all landlords will naturally prompt them to prepare more land for the raising of this commodity. Landlord कहेगा यार इसमें से तो बड़ा मुनाफा है, मैं थोड़ी सी और ज़मीन भी तुम्हें देता हूँ, यहाँ भी तुम यही काम करो. ठीक है? If it's wages or profit, the interest of other laborers and dealers will soon prompt them to employ more labor and stock in preparing and bringing it to market. कहेंगे वो यार MBA में तो बड़े पैसे तुम कमा रहे हो, कंप्यूटर्स में या क्या नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में तो बड़े पैसे लोग कमाते हैं, मैं भी इसमें ये मेजर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. The quantity brought thither will soon be sufficient to supply the effectual demand. All the different parts of its price will soon sink to their natural rate and the whole price to its natural price. In other words, अगर price goes above the natural price, if market price goes above the natural price, तो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं super normal profit, above average profit. अगर above average profit कमा रहे हैं तो ज़्यादा लोग कहेंगे हाँ असी भी ऐफ बनाइए. वो इतने सारे जो आपने लंबे चौड़े ग्राफ देखे थे, आपको याद है जो मैंने सेमेस्टर की शुरू में बनाए थे भाईजान, वो उसने एक पैराग्राफ में आपको सारी बात बता दी है.
एक पैराग्राफ में पूरी बात खत्म कर दी उसने, आपको समझा दी। वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों आइडियाज़ में, जो ग्राफ में आपने पढ़ा है और जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। क्या फ़र्क है कि जब प्राइस बढ़ जाएगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा लोग कहेंगे हाँ यार ये चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसमें तो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, अबव एवरेज प्रॉफिट है, ये चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो मार्केट प्राइस वापस नेचुरल लेवल पे आ जाएगी। So basically this acts like a kind of gravity. Natural price he says is like gravity. उसके इर्द गिर्द वो यूं यूं करके ग्रेविटेट करता है, उसके इर्द गिर्द आता है। इसको आज हम ग्रेविटी नहीं कहते, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, but basically I like the term gravity because it's like one of my favorite songs, and also because the concept of gravity is just so amazing, it keeps me up at night. So it's gravitating around that thing. Now accidents can raise the market price, no doubt, he says. Sometimes particular accidents, sometimes natural causes, and sometimes particular regulations of police may in many commodities keep up the market price for a long time, together a good deal above the natural price. ये हो जाता है, एक्सीडेंट्स की वजह से मार्केट प्राइस जो है ऊपर है, बड़ी देर के लिए ऊपर है, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए भी ऊपर रह सकती है। ये कोई खुदा का कानून नहीं है कि उसने वापस उधर आना है। देर आर प्री रेक्विजिट्स फॉर दैट टू हैपन, वो नहीं होंगे तो काफ़ी देर के लिए ऊपर रह सकती है वो, और नीचे भी जा सकती है काफ़ी देर के लिए। द मार्केट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी दो इट मे कंटिन्यू लॉन्ग अबव कैन सेल्डम कंटिन्यू लॉन्ग बिलो इट्स नेचुरल प्राइस। लॉन्ग टर्म में जब वो नीचे चली जाएगी और बड़ी देर के लिए नीचे रहेगी तब मसला होगा। कहता है वट एवर पार्ट ऑफ इट वॉज पेड बिलो द नेचुरल रेट, the persons whose interest it affected would immediately feel the loss and would immediately withdraw either so much land or so much labor or so much stock from being employed about it that the quantity brought to market would soon be no more than sufficient to supply the effectual demand. Its market price therefore would soon rise to the natural price. This at least would be the case where there was perfect liberty. So क्योंकि exit पे आप exit से नहीं आप रोक सकते, एंट्री से तो रोक सकते हैं मोनोपोली की केस में, मगर एग्जिट से कैसे रोकेंगे? आप कहें जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता मजीद, मैं अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता, एग्जिट से तो नहीं आप रोक सकते। तो कहता है अगर लंबा अरसा गुजर जाए कि मार्केट प्राइस जो है वो नेचुरल प्राइस से नीचे हो तो वो बिजनेस तबाह हो जाएगी। वो बिजनेस नहीं, वो बिजनेसेस तबाह हो जाएंगी, वो ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं लास्ट करेगी। अगर ऊपर रहेगी तो वो चलती रहेगी, काफ़ी देर के लिए भी चलती रह सकती है। लो जी, अब वो बात करता है सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, अगरचे वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो बात करता है जी कॉमर्स के बारे में एक तरफ और दूसरी तरफ वो बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। बट यू नो व्हाट ही रियली मीन्स इज़ कि एक तरफ नया सिस्टम पैदा हो रहा है विच वी नाउ कॉल कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ पुराना सिस्टम है जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। और अब उसकी डिस्कशन जो है वो शुरू यहाँ से होती है कि भाई रिस्ट्रेंड अपॉन द इम्पोर्टेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ एंड गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट होम। वाई फ्रॉम हियर? बिकॉज मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट थी अबाउट कॉर्न लॉज, कि हमें दूसरी कंट्री से सस्ती कॉर्न इंपोर्ट कर लेनी चाहिए या नहीं, या हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करनी चाहिए। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सारे ये कह रहे थे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने की, हम कॉर्न बना रहे हैं ना, हमारी कॉर्न ख़रीदो। और जो कैपिटलिस्ट थे वो कह रहे थे ये कॉर्न बड़ी महंगी है और इससे हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट जो है नेगेटिवली इफेक्ट होता है और हम कॉर्न जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये पूरी डिबेट शुरू हुई कि ही टॉक्स अबाउट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ सिस्टम ऑफ कॉमर्स। ही सेज दीज आर द टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। So basically he doesn't use the word, but he's talking about feudalism in one case and capitalism in the other. अब prohibitions on import क्या थे? कहता है by imposing high duties or prohibitions, the monopoly of the home market is more or less secured to the domestic industry. He doesn't deny it. He says कि हाँ इससे domestic industry secure हो जाती है, monopoly बन जाती है, और वो ये भी कहता है there is no doubt that production helps domestic industry. ये नहीं कहता कि नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं domestic industry को, कहता है domestic industry को प्रोटेक्शनिज्म से फ़ायदा है। सवाल ये नहीं है कि उस इंडस्ट्री को फ़ायदा है कि नहीं, सवाल ये है कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट है, मैक्रो इकोनॉमी को बेनिफिट है या नहीं, ग्रोथ को बेनिफिट है या नहीं। दैट इज़ द क्वेश्चन दैट ही आंसर्स। पहली बात तो वो ये कहता है ही इज़ ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ गिविंग अवे दिस पॉइंट टू हिज एडवर्सरीज, इज ऑलमोस्ट कंसीडिंग दिस पॉइंट टू हिज एडवर्सरीज। ही सेज द जनरल इंडस्ट्री ऑफ द सोसाइटी कैन नेवर एक्सीड व्हाट द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी कैन एम्प्लॉय, एंड द कैपिटल दैट इज एम्प्लॉयड एवरीबडी विशेज टू एम्प्लॉय देयर कैपिटल इन अ वे दैट बेनिफिट्स देम द मोस्ट, एंड दिस is in domestic trade. The risk is lower in domestic trade. आप लॉस जानते हैं, आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके सामने प्रोडक्शन हो रही है, पैदावार हो रही है, कोई मसला हो तो आप फ़ौरन ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने अपना सारा कैपिटल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या बाहर कहीं भेजना है तो वो बड़ा हाईली रिस्की किस्म का वेंचर है। तो कहता है इसलिए एवरी होलसेल मर्चेंट नेचुरली प्रेफर्स द होम ट्रेड। Home is in this manner the center round which the capitals of the inhabitants of every country are continually circulating and towards which they are always tending. So already over here he's kind of conceded to the other side कि you know that all other things being
common, people would actually prefer to invest in the home market. तो इसलिए घबराने की बात नहीं कि सारा capital बाहर चला जाएगा, etc. But the annual revenue of every society as he is established is always precisely equal to the exchangeable value of the whole annual produce of its industry, or rather is precisely the same thing with that exchangeable value. यानी कि जो टोटल कैपिटल सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है उतना ही इन्वेस्ट होना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो टोटल कैपिटल सोसाइटी में अवेलेबल है वही इन्वेस्ट होना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो पैदावार उसमें से होनी है वो वही होनी है जो वहाँ के लेबर ने उसको करना है। सो देन द क्वेश्चन रियली फॉर स्मिथ इन दिस एग्जाम्पल इज़ कि how really is that capital now being allocated? That's the question he's trying to make. So he's saying that you can't change that total capital which is going to be used, but the question really is of the allocation of that. Is it going into this branch or is it going into another branch? Every individual necessarily labors to render the annual revenue of the society as great as he can. He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. So this again is probably the most quoted passage, जो invisible hand वाला है, जो Adam Smith is sort of most known for. It's a beautiful metaphor for the invisible hand. अब वो ये कह रहा है कि हर individual जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसका capital बढ़ जाए, और he is not guided by any macroeconomic plan in this, or any any benevolent motive. He could be. He's not saying that nobody is guided by that. You could have decided कि भी मैं स्कूल लगाना चाहता हूँ, मैं लम्स बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जिस तरह बाबर अली ने किया. But he's saying कि but that could be the exception rather than the rule. Most people are trying to make money from their money, etc. And this is the invisible hand that's guiding them, and this actually works out quite well. कहता है, where to invest, every individual, it is evident, can in his local situation judge much better than any statesman or lawgiver can for him. क्योंकि आपका कैपिटल है, आपकी कोई फील्ड है, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं. क्यों आप बेहतर फैसला कर सकते हैं? क्योंकि आपका उस फील्ड से ताल्लुक है और आप उस फील्ड के मामलात को जानते हैं. तो कहता है क्योंकि आपके पास नॉलेज है उस फील्ड की, जो कि स्टेट्समैन के पास या किंग के पास या सॉवरेन के पास या प्रिंस के पास नहीं है, तो इस वजह से आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि या दिस इज अ गुड वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट. वेयर इज द स्टेट ही इज आर्ग्यूइंग it doesn't necessarily have that requisite knowledge. Hence, to give the monopoly of the home market to the produce of domestic industry in any particular art or manufacture is in some measure to direct private people in what matter they ought to employ their capitals, and must in almost all cases be either a useless or a hurtful regulation. अगर वो ठीक डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो वैसे भी वहीं उसने चले जाना था. अगर रियासत आपको कह रही व्हाट एजुकेशन में इसमें बड़ी ज़रूरत है, इसमें प्रॉफिट भी बनेगा, इसमें डायरेक्ट करो, या रियासत जो आपसे टैक्स लेके एजुकेशन में डायरेक्ट कर देती है या कोई और रेगुलेशन से आपको फोर्स करती है एजुकेशन में करो, वो कहता है कि अगर एजुकेशन बेनिफिशियल है तो आपने वैसे ही कर देना उसके अंदर इन्वेस्ट, और अगर नहीं बेनिफिशियल और मैंने आपको ज़बरदस्ती कराया तो फिर वो हर्टफुल है. तो ये आइदर इट्स यूजलेस और इट्स हर्टफुल, बिकॉज द इंडिविजुअल नोइंग देयर इंडिविजुअल फील्ड्स and pursuing their self-interest will invest in the most profitable field, and that will be to the best of society. So the regulation that you introduce will either be useless or it will be harmful. अगर एक बाहर का मुल्क है, it can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it off them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage. तो अगर बाहर से चीज़ सस्ती मिल रही है, कौन सस्ती मिल रही है, शुगर सस्ती मिल रही है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप पाकिस्तान की शुगर माफिया से शुगर खरीदें, आप बाहर से शुगर मंगा लें. वो कहता है by imposing barriers the industry of the country therefore is thus turned away from a more to a less advantageous employment. Very important concept जो आगे डेवलप भी होगा. And the exchangeable value of its annual produce, instead of being increased according to the intention of the lawgiver, must necessarily be diminished by every such regulation. So what he's saying over here is कि आपने रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते आप, कि वो तो कैपिटल जितना है कंट्री में उतना ही चलेगा. आपने उनको शिफ्ट कर दिया है, आइदर शिफ्ट किया टू अ प्लेस वेयर वो वैसे ही चले जाना था जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना करते आप वही रिज़ल्ट आता, या आपने शिफ्ट कर दिया ऐसी प्लेस में जिसके नतीजे में पहले से कम पैदावार हो रही. मिसाल के तौर पे आप कौन बना रहे हैं, मगर या आप लेट से आप इंग्लैंड है और आप वीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और या आप कॉटन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका क्लाइमेट ही नहीं है वीट और कॉटन वाला, तो आप कैसे कॉटन बना लेंगे इंग्लैंड के अंदर? नहीं बना सकते. बेहतर है कि आप कॉटन ना बनाएं, वहाँ पे आप इंडिया से कॉटन ख़रीदें, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट है कॉटन वाला. कहता है इस तरह कुछ
कंट्रीज़ के नेचुरल एडवांटेज होते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, उन चीज़ों उनको वो जिस तरह दो इंडिविजुअल्स जब हम एक्सचेंज कर रहे थे तो आप वो चीज़ कर रहे थे जो आप अच्छी करते हैं और मैं वो चीज़ कर रहा था जो मैं अच्छी करता हूँ। इसी तरह जब दो कंट्रीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप वो चीज़ बनाएं जो आप बेहतर बनाते हैं, मैं वो चीज़ बनाऊँ जो मैं बेहतर बनाता हूँ, हम ट्रेड कर लेते हैं। दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. Natural employment is best. The industry of the society can augment only in proportion as its capital augments, and its capital can augment only in proportion to what can be gradually saved out of its revenue. But the immediate effect of every such regulation is to diminish its revenue, and what diminishes its revenue is certainly not very likely to augment its capital faster than it would have augmented of its own accord had both capital and industry been left to find out their natural employments. Natural employment में जाने तो वहाँ पे जल्दी revenue बढ़ेगा, जब revenue बढ़ेगा तो capital बढ़ेगा, जब capital बढ़ेगा तो society जो है वो आगे जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि market distortion ना करो। आज भी 250 साल बाद भी बेसिकली जब हमारे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग आपके IMF के लोग वगैरह कहते हैं कि जी ये मार्केट डिस्टोर्शन या आपके मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि लेट द मार्केट डिटरमिन द डॉलर एंड लेट द मार्केट डिटरमिन दिस एंड लेट द मार्केट डिटरमिन दैट, तो बेसिकली यही 250 साल पुरानी वाली आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हूबहू यही आर्ग्यूमेंट है उनकी, सवाए इसके कि उसने बड़ी ब्रीफली और क्विकली बात कर दी है और वो बड़े लंबे लंबे मैथमेटिकल थ्योरम्स में डाल देते हैं जो किसी को समझ नहीं आते और फिर बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने कितनी साइंटिफिक बात कर दी। बात यही है जो यहाँ पे हो रही है। तो कहता है नेचुरल चीज़ पे छोड़ दो, नेचुरल एडवांटेजेस पे छोड़ दो। द नेचुरल एडवांटेजेस विच वन कंट्री हैज़ ओवर अनदर इन प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटीज हैज़ समटाइम्स सो ग्रेट दैट इट इज़ एक्नॉलेज्ड बाय ऑल द वर्ल्ड टू बी इन वेन टू स्ट्रगल विद दैम। मिसाल तौर पे इंग्लैंड वुड नेवर ड्रीम of producing cotton at the same rate that Egypt can produce cotton or that India can produce cotton because climate ही नहीं है। cotton के लिए बड़ी गर्मी चाहिए होती है, सख्त किस्म की गर्मी चाहिए होती है, वहाँ तो इतनी गर्मी है ही नहीं कि कॉटन ग्रो कर सके। तो ये सब जानते हैं। फिर वो लैंडलॉर्ड्स को कहता है, मैंने डाउनटन एबी की तस्वीर डाल दी क्योंकि यू नो व्हेनेवर आई थिंक ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सेट्रा आई थिंक ऑफ डाउनटन एबी। तो कहता है कंट्री जेंटलमैन एंड फार्मर आर टू देयर ग्रेट ऑनर of all the people the least subject to the wretched spirit of monopoly। आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि जी कौन को बंद करो, कौन तो बंद करो, आप तो बड़े सखी दिल लोग हैं, इसलिए फ्लैटरिंग देम अ लिटिल बिट, आप तो बड़े सखी दिल लोग हैं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि रेगुलेट करो, कौन रेगुलेट करो, कौन रेगुलेट करो। These people, the landlords have forgotten the generosity which is natural to their station। आपके लिए तो ये generosity बड़ी natural है। आपको तो कोई agricultural नई चीज़ पता चलती है तो आप अपने नेबर के साथ भी शेयर करते हो, ये क्रॉप को ग्रो करने का तरीका ये, इसको इस तरह से हल चलाओ, आप खुद ही शेयर कर देते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मोनोपोली लगाएं, आप मोनोपोली ना लगाएं, इससे बल्कि उल्टा नुकसान है। मगर देयर आर सम एक्सेप्शंस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? कहता है समटाइम्स यू नीड सर्टेन इंडस्ट्रीज फॉर डिफेंस। सो डिफेंस इज़ एन एक्सेप्शन, या जंग हो जाए या इस तरह की चीज़ हो जाए तो उसमें वो कहता है हाँ अगर आपको डिफेंस के लिए कोई वाइटल कमोडिटी चाहिए तो उस पर हाँ आपको लगा देनी चाहिए ड्यूटी, उस पर रेगुलेशन लगा देनी चाहिए, ये एक्सेप्शन है। दूसरा कहता है कि इक्वलाइज टैक्सेस। मिसाल तौर पे अगर आपने अपने मुल्क पे सिगरेट पे टैक्सेस लगाए हुए और बाहर के मुल्क से सिगरेट आ रहे हैं और बाहर के मुल्क की हुकूमत ने अपने सिगरेट पे टैक्सेस नहीं लगाए तो फिर आप अपने मुल्क में उतने टैक्सेस लगा दें जितने आपने अपने सिगरेट पे लगाए हुए हैं ताकि कॉम्पिटिशन बराबर हो जाए। ठीक है, ये भी कहता है जायज़ है, दैट्स ऑल्सो फेयर, नो प्रॉब्लम विद दैट। या अपने मुल्क से हटा दें टैक्सेस या उनके जो आ रहे हैं उनको लगा दें, दैट्स ओके। कहता है जनरली हैवी टैक्सेस आर अ कर्स इक्वल टू द बैरननेस ऑफ द अर्थ एंड द इनक्लेमेंसी ऑफ द हेवंस। सो जनरली कहता है टैक्सेस ना ही लगाएं तो बेहतर है हटा ही दें। तो बट equalization of taxes is also an exception. Sometimes one can impose duties and prohibitions as countermeasures with the object of reducing another country's prohibitions. किसी ने एकदम से टैरिफ लगा दिया, हाँ ठीक है, फिर हो सकता है आप भी एक दो महीने के लिए टैरिफ लगा दें ताकि उसको ज़रा कहें कि तू कर सकता तो मैं भी कर सकना, फिर वो शायद कहेगा अच्छा चलो यार मैं कम कर लेता हूँ, तू भी कम कर, फिर आप भी कम कर लें। कहता है ये भी ठीक है, मगर कहता है इसमें ज़रा केयरफुल रहना कि फिर ये अगर वो कह दे कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा और आपने चढ़ा दिया फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस सिचुएशन में है कि आपके एक्शन के नतीजे में वो गिरा दे और आप भी म्यूचुअली गिरा दें, फिर ठीक है। मगर ये ना करें कि उन्होंने चढ़ा दिया, आपने भी चढ़ा दिया, उन्होंने नहीं गिराया, फिर आप भी बैठे हुए मस्त होकर ढीठ होकर कहते हैं फिर रहने दो, उसका फ़ायदा नहीं है। सो ओनली इफ़ दे हैव द डिज़ायर्ड इम्पैक्ट दैट इज़ ऑफ फोर्सिंग द अदर कंट्री टू रिड्यूस देयर टैक्सेस। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि सर ये सारे हटा देंगे आप प्रोहिबिशंस और बैरियर्स और सब कुछ तो तबाही मच जाएगी, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, आप ये क्या कह रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें कॉस्ट बड़ी हाई हैं और कंसिडरेबल कॉस्ट हैं और होंगी, मगर देयर आर ऑल्सो रीजंस टू थिंक के वी कैन मिटिगेट सम ऑफ देम, वी कैन स्लो देम डाउन
एंड इतनी भी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी शायद आपके जहन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स विल स्टिल हैव अ होम मार्केट एडवांटेज। ठीक है, आप घर में अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, घर में आप बेच रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं जो बाहर के लोगों को नहीं है, तो इतना ना घबराएं, आप वाइप आउट नहीं होते। दूसरा, पीपल विल बी थ्रोन ऑफ वर्क बट विल फाइंड न्यू एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट, especially if guild laws such as the statute of apprenticeship and the law of settlement are removed। कहता है ये जो laws हैं that prevent people from entering into different fields of industry, इनको हटा दो, तो लोग जो हैं, जो एक इंडस्ट्री कुछ बंद हुई, एक फैक्ट्री बंद हुई, वो दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। और अगर एक फैक्ट्री में आपने स्किल सीख रही है कि फैक्ट्री वर्क किस तरह किया जाता है, तो वो बड़ी इजीली ट्रांसफरेबल है टू अनदर फैक्ट्री इवन व्हेन द वर्क इज़ वेरी डिफरेंट। कहता है एक वेले बंदे को फैक्ट्री काम करवाना बड़ा मुश्किल है, मगर जो बंदा ऑलरेडी काम के डिसिप्लिन को जानता है, वो कोई नया काम बड़ी जल्दी सीख जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और आखिर में वो ये कहता है कि हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि डिसलोकेशन इससे बड़ी ग्रेट होती, तो इसलिए इस तरह करें कि इसको अनाउंस करें और टाइम दें इस चीज़ को, बहुत पहले अनाउंस करें, बाद में इनको 6 महीने 8 महीने लोगों को दे दें कि भाई वो एडजस्ट हो जाएं कि जी 8 महीने बाद हम ये टैरिफ ख़त्म करने लगे हैं, अभी से तैयारी पकड़ लें। कहता है इस तरह फॉर वार्निंग दे दें आप। दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ गिराएं आप, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री जो है एडजस्ट हो सके। इस तरह से आप जो है इस मामले को मैनेज कर सकते हैं। आखिर में बड़ी मज़ेदार वो बातें बताता है हमें, जो मर्केंटलिस्ट्स हैं और जो दूसरे फिजियोक्रेट इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, उनकी धज्जियाँ भी उड़ाता है और उनको अप्रिशिएट भी करता है जहाँ वो समझता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। पहली बात तो वो ये कहता है कि जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, ये प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स ड्यूटीज़ वगैरह लगा देने वाली जो पॉलिसी है, कहता है in the mercantile system, the interest of the consumer is almost constantly sacrificed to that of the producer, and it seems to consider production and not consumption as the ultimate end and object of all industry and commerce. I swear, when I read this, I just want to get up and kiss Adam Smith, you know, because the man is a genius. यार अभी 21st सेंचुरी आ गई है, 21st सेंचुरी आ गई, और जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट फिक्रा मिल रहा होता है वहाँ पे कि जी ये जो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, दे आर सैक्रिफाइसिंग द कंज्यूमर फॉर द प्रोड्यूसर। ये हर जगह सारी इकोनॉमिक्स के अंदर आज तक 250 साल हो गए इसको मरे हुए, और अभी तक लोग उसी की आर्ग्यूमेंट पे चल रहे हैं। समटाइम्स आई फील लाइक टेलिंग देम, यार भाईजान 250 साल हो गए, कोई तो नई आर्ग्यूमेंट ले आओ आप, मगर उसी आर्ग्यूमेंट पे वो कायम है। तो आई मीन दिस गाय इज अ जीनियस फॉर हिज टाइम, यू नो। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट दे टेक अप। व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज इट सेइंग? वेल, कौन अगर अंदर आएगी मुल्क के अंदर तो वो उसको कंज्यूम करेंगे ना, तो दैट इज़, अगर सस्ती वो चीज़ होगी तो आप क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर को फ़ायदा है। ठीक है, जब इंपोर्ट्स आएंगे और वो आपकी लोकल इकोनॉमी से सस्ती चीज़ होगी तो कंज्यूमर को फ़ायदा है। नुकसान किसको है? प्रोड्यूसर को, जो महंगा वही चीज़ बना रहा था। तो इसलिए ये जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, often we say, you know, modern economists use this term that you're protecting the producer at the expense of the consumer. ये हम बहुत फ्रेज इस्तेमाल करते हैं आजकल इकोनॉमिक्स के अंदर, whenever economists argue against protectionism. Last, the agricultural system of those systems of political economy which represent the produce of land as either the sole or the principal source of the revenue and wealth of every country. उसका जो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट था, which is the physiocrats. तो कॉल्बेयर से वो शुरू करता है, कहता है इंस्टेड ऑफ अलाउइंग, कहता है बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, इनक्रेडिबली वेल रेड आदमी, आई रियली थिंक इज अ काइंड ऑफ अ जीनियस, मगर पॉलिसी नहीं मुझे उसकी अच्छी लगी। क्यों? कहता है इंस्टेड ऑफ अलाउइंग एवरी मैन टू परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट इन हिज ओन वे अपॉन द लिबरल प्लान ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ही बिस्टोर्ड अपॉन सर्टन ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रिविलेजेस व्हाइल ही लेड अदर्स अंडर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्ट्रेंट्स। तो कहता है इसने बहुत ज़्यादा स्टेट इंटरफेरेंस की, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। ही प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉर्न। बेसिकली क्या मसला था? ये फ्रेंच था और इसने कहा हमने कॉर्न एक्सपोर्ट नहीं करनी, हम अपने पास रखेंगे, हाँ, अदरवाइज़ हमें फ्रांस में फेमिन ना हो जाए, हमने नहीं बाहर जाने देनी। कहता नहीं, इसको नहीं करनी चाहिए थी, हमें बेच देता, उनकी कॉर्न हमें सस्ती पड़ती, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता, हम उनको मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बेच देते, वो बड़े बेनिफिट करते वगैरह। बाय डिस्करेजिंग ट्रेड ही केप्ट डाउन एग्रीकल्चर विच वुड हैव ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। The French agriculturists would have been able to sell abroad. He shouldn't have done that. फिजियोक्रेट्स के बारे में वो कहता है कि इनका जो मेन एरर है वो ये है, representing the class of artificers, manufacturers and merchants as altogether barren and unproductive. कहता है यार ये अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है, मगर इन्होंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये कह के कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टेराइल है और बैरन है। कहता है मैन्युफैक्चरर्स रिप्रोड्यूस द स्टॉक दैट मेंटेन्स एंड एम्प्लॉय देम।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई दूसरों से भीख मांग के खा रहे हैं, जो वो चीज़ पैदा करते हैं उसी से वो खुद अपना पेट पालते हैं। दे प्रोड्यूस मार्केटेबल कमोडिटीज़, ठीक है, और वो ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको वो बेचते हैं, और अगर इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करें, दे प्रोड्यूस मोर देन दे कंज्यूम, ठीक है, अपने आप को भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पैदावार कर रहे हैं उसे खुद भी खा रहे हैं, और जो पैदावार कर रहे हैं उससे मुनाफा भी कमा रहे हैं। दे प्रोड्यूसिंग मोर देन देर कंज्यूमिंग। दे इंप्रूव प्रोडक्शन विद डिवीजन ऑफ लेबर एंड मशीनरी, एफिशिएंसी भी बढ़ा रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। इफ फूड फाइनली इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्टिव लेबर, अगर मैं फिजियोक्रेट्स का क्राइटेरिया भी इस्तेमाल करूँ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही सिर्फ प्रोडक्टिव हैं, मैन्युफैक्चरर्स कैन इंपोर्ट मोर फूड विद देयर प्रोडक्ट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो खाना बाहर से भी तो मंगा सकते हैं, वो ख़रीद सकते हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें बेचें, और वहाँ से कौन ख़रीद लें, वहाँ से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, बीट ख़रीद लें, बार्ले ख़रीद लें, जो मर्जी ख़रीद लें, तो देन हाउ कैन यू कॉल देम अनप्रोडक्टिव व्हेन दे कैन ईजिली बाय द थिंग्स दैट यू कॉल प्रोडक्टिव? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं कहता हूँ धज्जियाँ उड़ा दी बेचारे फिजियोक्रेट्स की। कहता है ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, दे मेड अ मिस्टेक इन रिप्रेजेंटिंग द लेबर विच इज़ एम्प्लॉयड अपॉन लैंड एज द ओनली प्रोडक्टिव लेबर। ये इनकी मिस्टेक थी, मगर इनका कुछ क्रेडिट भी है। कहता है बट देयर मेरिट लाइज इन शोइंग दैट द वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय मनी बट बाय कंज्यूमेबल गुड्स एंड बाय आर्ग्यूइंग फॉर लिबर्टी ऑफ ट्रेड। ये इनकी क्वालिटी थी कि इन्होंने ये साबित किया और कन्विंस किया पब्लिक को कि wealth of a nation is not in money but in consumable things, in your production and in your productive capacity. ये इनकी ग्रेट बात थी, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ग्रो करने के लिए आपको जो भी इक़दाम करने पड़े, एक्सचेंज वगैरह, मनी इकोनॉमी डेवलप करनी पड़े, ये इनकी ग्रेटनेस थी। बट आखिर में जो फ्यूडल सिस्टम है, जिसको वो सिर्फ एग्रीकल्चरल सिस्टम कह रहा है, कहता है दीज सिस्टम्स विच प्रेफरिंग एग्रीकल्चर टू ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इट, यानी फिजियोक्रेट्स वगैरह का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था, impose restraints upon manufacturers and foreign trade at contrary to the very end which they propose, and indirectly discourage that very species of industry which they mean to promote. कह रहे पुत्र, मुझे पता है आप एग्रीकल्चर बेहतर करना चाहती हैं, मगर एग्रीकल्चर बेहतर करने के लिए आपको ये ज़रूरत है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ेंगे तो आप बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ लेबर ग्रो करेगी, ये वो फलां फ्लूं, आप भी बेनिफिट करेंगे, आप भी पहले से ज़्यादा अमीर होंगे, which is true in fact, which is very true. So they are turning capital from a more advantageous to a less advantageous species of industry by constraining manufacturing, by stopping manufacturing. They are also hurting themselves. ठीक है? And if they stop doing that, they will be better off. All systems either of preference or of restraint, therefore, being thus completely taken away, the obvious and simple system of natural liberty establishes itself of its own accord. छोड़ दो ये सारा गड़बड़ करनी, and let the market take over and allocate resources. Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly free to pursue his own interest in his own way and to bring both his industry and capital into competition with those of any other man or order of men. ये नहीं कह रहा कि कानून अपने हाथ में ले लें, कानून तोड़ दें और ये करें, मगर yes, pursue your interest to the best, and उससे सिचुएशन पहले से बेहतर बनेगी। और स्टेट का सिर्फ किरदार क्या होगा? टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम वायलेंस एंड इन्वेजन, नंबर एक। नंबर दो, टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, कि कोई बंदा दूसरे को कत्ल ना कर दे, ये स्टेट का बड़ा अहम किरदार है। और नंबर थ्री, and here is a kicker, here's a really interesting part, erecting and maintaining certain public works and certain public institutions, which it can never be for the interest of any individual or small number of individuals to erect and maintain. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो public works में शामिल हैं, वो कभी कैपिटलिस्ट कहता है नहीं बनाएंगे। गौर से सुनो, कहता है कभी वो कैपिटलिस्ट नहीं बनाएंगे, मगर वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज द प्रॉफिट कुड नेवर रिपे द एक्सपेंस टू एनी इंडिविजुअल और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दो इट मे फ्रीक्वेंटली डू मच मोर देन रीपे इट टू अ ग्रेट सोसाइटी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जानी जिसमें से आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, मगर वो समाज के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आप ना कमाएं उसमें से प्रॉफिट, मगर सोसाइटी उसमें से बहुत प्रॉफिट करेगी, बहुत एडवांटेज होगा, बहुत उसको फ़ायदा होगा। इनको हम कहते हैं पब्लिक वर्क्स, और स्टेट का ये काम है कि वो इनको मैनेज करे।